चलो शुरू करो बच्चों। गुड इवनिंग अमन सर। अमन, आवाज आपकी एक बार हेलो बोलो मेरे को। हेलो सर। आवाज हाँ नहीं आ जी रही सर। आपकी। सर बहुत लो है। हाँ ठीक है, अभी आ रही है। अब आ रही है? ठीक अब ठीक है सर। है, ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। सर वेयर आर यू फ्रॉम? आई बिलोंग टू वेस्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सर सिटी कैन यू स्पीक लाउडली? सिकंदराबाद। मैम आई बिलोंग टू वेस्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सिटी सिकंदराबाद। सर आपकी वॉइस काफी लो है समझ। मैम अब ठीक आ रही है? हेलो। हेलो। अमन की आवाज शायद आने दी थी, तो हम शीतल से शुरू कर रहे हैं जब तक अमन रेडी होते हैं, ठीक है। यस सर। सर अब आ रही है आवाज? बेटा आप बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है, एक अब बार ठीक है बोलना। सर। कोई नहीं, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, तब तक शीतल से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपकी आवाज ना, बहुत ज्यादा पीछे से नॉइज होती है। चलो शीतल, अ, अ, बच्चों शुरू पूछो किया जाए जो सर। भी पूछना है। मैं आपको शेड्यूल कर देती हूँ, तो वहां पे ना आपको वहां का जो 8वां। सॉरी मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर अब प्रॉपर आ रही है? गुड इवनिंग शीतल मैम। गुड इवनिंग सर। क्या आप एनईपी 2020 के बारे में जो फॉर्मूला दिया है वो बताएंगे? यस सर 5+3+3+4 इट्स रिप्लेस 10+2 फॉर्मूला। ओके। प्रिपरेटरी एज के बारे में क्या जानकारी है आपको? So the first stages are preparatory stage जिसमें 3 to 8 years के बच्चों को रखा गया है, जिसमें ECCE के अंडर आंगनबाड़ी इसको द बाल वाटिका इसको ऐड किया गया है, जिसको पहले आंगनबाड़ी अमन सर अपना फॉर्मल माइक ऑफ एजुकेशन करो। से कंटिन्यू। यस। तो पहले आंगनबाड़ी फॉर्मल एजुकेशन के साथ अटैच नहीं था, अब उसको फॉर्मल एजुकेशन के साथ अटैच किया गया है। पहले आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल से सेपरेट रखा जाता था, पर अभी उसे प्राइमरी स्कूल के साथ अटैच करके रखा जाएगा, ताकि बच्चा जो प्राइमरी के टीचर्स है उनके साथ भी फैमिलियर रहे, उनके लिए वो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा नया ना हो। सब प्रिपरेटरी स्टेज में फर्स्ट होगा हमारा आंगनबाड़ी जो कि बाल वाटिका है, उसके बाद होगा हमारा क्लास फर्स्ट एंड सॉरी सर इट्स फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, कोई नहीं।
It's in foundational stage, sir. Sorry, sir. ओके, ठीक है, आपने गलती अपनी आप- पकड़ ली, फाउंडेशनल स्टेज बता दिया प्रिपरेटरी की जगह। Yes, बाकी after this, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। yes, sir. After this, class 3 to 5th is a preparatory stage. ठीक, शीतल मैम, गुड इवनिंग। Yes. Good evening, sir. आपके आंसर NAB 2020 में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप सुधारना चाहोगे, मतलब उसमें अपना विचार व्यक्त कीजिए। So everything has its pros and cons, and so NEP 2020 has more pros that cons. तो सर मुझे पॉजिटिव चीजें ज्यादा नजर आ रही है उसमें, तो अभी ऐसी मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आई और मैंने फील नहीं किया कि जो मैं चेंज कर सकूं, या तो मैं फील कर रही हूँ चेंज करने। शीतल मैम, आप एनईपी की ड्रॉबैक्स बता सकते हैं? कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? सॉरी मैम, अभी मुझे ऐसे कोई ड्रॉबैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। ओके मैम। हेलो, गुड इवनिंग। शीतल मैम, ये जो हमारा NCF-FS आया है, ये कब लॉन्च किया गया था? मैम, इट्स लॉन्च वो तो क्लास है इन ही आपकी, 29 लेकिन ये जुलाई भी क्लास है आपकी। 2022। हाँ, दोनों टाइम है क्लास। ओके, और इसके अंदर क्या आपको लगता है कि मतलब मेन चीजें, इसमें कुछ हमारी हिस्टोरिकल चीजें भी ऐड होके कुछ नए तरीके से लाए गए हैं, तो क्या इसमें कौन सी चीजें ऐसे ऐड हुई है जिससे हमारी इंडिया की हिस्ट्री भी मिलती है, क्योंकि बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री से कुछ ऐड ऑन किया गया है? आपने पंचकोश या फिर पंचादी सुना होगा, उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है। यस मैम, पंचकोश इसमें ऐड किया गया। Here, पंचकोश have 5 folds of development, जिसमें 5 चीजों के बारे में बात की गई है। द फर्स्ट इज अन्नमय, सेकंड इज प्राणमय, थर्ड इज मनोमय, एंड थर्ड इज ma'am, I'm forgetting the fourth one, and the last one is Anandmay Kosh. So these are the 5 folds, and ma'am, these are related to holistic development. Means हमें सिर्फ फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे नहीं फोकस करना है, हमें बच्चों के मन और माइंड पे भी फोकस करना है। बच्चा इंटेलेक्चुअल भी बने, उसके एथिकल डेवलपमेंट भी हो, इसके लिए पंचकोश दिया गया है। और मैम, इसमें पंचादी भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमारी एक उपन्यास से लिया गया। इसमें भी मैम 5 फोल्ड्स हैं। फर्स्ट इज अदिति, सेकंड इज बोध, द थर्ड वन इज अभ्यास, फोर्थ वन इज प्रयोग, एंड द फिफ्थ वन इज प्रसार। मैम, बच्चा ना ही उसको सीखे प्रैक्टिस के थ्रू, ना उसको लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करे, बल्कि वो इतना भी कैपेबल हो कि वो साथ साथ उसका प्रसार भी कर सके अपने क्लासमेट्स को, अपने घर पे लोगों को वो बता सके कि उसने स्कूल में क्या सीखा, उसने क्या लर्निंग करी। तो ये सारी चीजें फाउंडेशनल स्टेज में ऐड की गई हैं। गुड मैम, और अच्छे से बताया प्लीज। शीतल मैम, आप FLN के बारे में बताइए। Yes, sir. Ma'am, FLN's full form is Foundation Literacy and Numeracy. It's a mission that come under निपुण। निपुण एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर FLN मिशन लॉन्च किया गया है, और इसका मैम, इसका जो लिमिट ईयर रखा गया है इसको अचीव करने का, वो रखा गया है 2026 to 27। उसके बीच मैम हमें क्लास 3rd तक के बच्चों का लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो बेसिक्स होते हैं, उनके फाउंडेशनल होते हैं, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर फाउंडेशन को जो लिटरेसी और न्यूमेरेसी की बात इसीलिए की गई है क्योंकि बच्चे को जब वो गणित के चीजों को जब सीख लेता है,
और जब वो लिटरेसी में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो उसके बाद उसका स्कूल ड्रॉप आउट जो चांसेस है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे एफएलएन के अंडर ये भी बात की गई है कि हमें बच्चों को लर्न टू रीड करवाना है ताकि इन फ्यूचर द स्टूडेंट कैन रीड टू लर्न, ताकि वो खुद पढ़ के सीख सके। ओके मैम, और मैम ट्रिपल आर क्या होता है? Ma'am, triple R is a concept that given in old NCF, in NCF 2005. Sorry, ma'am, I'm unable to recall it now. The full मैम form of फर्स्ट triple R. रीडिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड अर्थमेटिक। Thank you, ma'am. ओके। शीतल मैम, आपने एफएलएन के बारे में हमें बताया, तो एफएलएन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जो फर्स्ट क्लास के लक्ष्य बता दीजिए मुझे मैथ्स के। मैम, फर्स्ट क्लास के लक्ष्य ये हैं कि बच्चा 20 तक के नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म काउंट कर सके और 1 to 99 तक के काउंटिंग बच्चे को आती हो। सिर्फ काउंटिंग, कोई एडिशन वगैरह नहीं है? Sorry, ma'am, I'm unable to recall it now, but ma'am, can I guess? I think यहाँ पे 1 डिजिट नंबर बच्चा ऐड करना सीखता है, but I'm not sure. हाँ, आप सही कह रहे हैं। Okay. तो यहाँ पे ये भी ऐड किया गया है कि बच्चा एटलीस्ट 1 डिजिट का नंबर उसको ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके। These are the things, ma'am. ठीक है शीतल, हो गया। श्याम। जी सर। हाँ। चलो बच्चों, आप लोगों गुड इवनिंग श्याम सर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना टाइम वेट नहीं करना बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और वो वेट भी कर रहे हैं। फटाफट। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर आपने क्या निष्ठा के बारे में सुना है? जी मैम, सुना है मैंने, लेकिन अभी इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मैम। Sir, can you tell me what is the full form of Parak? पर सॉरी मैम, अनएबल टू रिकॉल इट। Okay, sir. Ma'am, sorry, sir. Did you heard about POSCO Act? POCSO Act? Yes, sir. So when it launched and what is the मतलब इसके पीछे, इसको लॉन्च करने के पीछे क्या रीजन था, क्या? इसको लॉन्च करने के पीछे मैम ये रीजन था, जैसे कि आजकल हम देखते हैं स्कूलों में कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट जैसे क्राइम हो रहे हैं, तो इन क्राइम को रोकने के लिए ये पोक्सो एक्ट लाया गया है। Sorry, sir, can you repeat again? मैम, पोक्सो एक्ट जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट जैसे क्राइम हो रहे हैं, इन क्राइम को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया है। Okay, sir, when it launched? सॉरी मैम। Okay. मैम ये सर जैसे NCF 2012 में लॉन्च हुआ था, प्लस रिसेंटली 2016 में इसमें संशोधन हुआ है। Thank you, ma'am. Good morning, sir.
वेरी गुड इवनिंग सर। सर व्हाट इज द टीचिंग फिलोसफी? सर मेरी टीचिंग फिलोसफी है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है और यही विविधता हमें हमारी क्लास में देखने को मिलती है। ऐसे ही हर एक बच्चा भी इंडिविजुअल है और हर एक बच्चे की मानसिक क्षमता को देखते हुए उस बच्चे को पढ़ाना सिखाना कि उस बच्चे की क्या नीड है, उस बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा, मैं उस बच्चे को उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही सिखाऊंगा। जैसे कि हमारी क्लास में कई बच्चे जल्दी समझ जाते हैं तो कई बच्चे देर से समझते हैं, तो हर एक बच्चे के लिए एक अलग अलग एक्टिविटी प्लान करना, अलग मेथड प्लान करना, उनको उनकी क्षमता के अनुसार ही पढ़ाना ही मेरी टीचिंग फिलोसफी है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी मैम। तो जैसे आप कक्षा में जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो आप एकदम से उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाना चाहेंगे कि वो आपकी बात सुने? मैं सबसे पहले बच्चों को जोर जोर से लाफिंग करवाऊंगा, जिससे क्या होगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और मेरी तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट होगा। उनको मैं थोड़ी एक्टिविटी करवाऊंगा और एक फाइन मोटर स्किल करवाऊंगा, जैसे कि मैं उनको ये इस तरह की कुछ एक्टिविटी करवा सकता हूँ। इसमें क्या होगा, बच्चे हर एक बच्चा ना करके कोशिश करेगा करने के लिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और छोटे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि अपने छोटे छोटे मूल्यों से कई बार क्या होता है, बच्चे ठीक से चीज कर नहीं पाते हैं, तो हर एक बच्चा करने की कोशिश करेगा उस टाइम। ओके, थैंक यू सर। सर स्कूल के बच्चों में रीडिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करेंगे आप क्लास में? मैम रीडिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए जैसे कि मैं बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगा, पोएम सुनाऊंगा और बच्चों को बोलूंगा कि बेटा आपको ये स्टोरी अब मेरे साथ साथ भी बोलनी है। जैसे जैसे मैं पोएम बोलूंगा आपको मेरे साथ साथ भी बोलनी है, और फिर मैं उन बच्चों को ये बोलूंगा बेटा अब आपको ये स्टोरी या पोएम घर से भी रीड करके लेके आनी है। श्याम सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। एक टीचर होने के नाते उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे? एक टीचर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि रजिस्टर मेंटेन करके रखे, बच्चों की लर्निंग को इंश्योर करे, टाइम टू टाइम उनका असेसमेंट करे, उनकी क्या वीकनेस, उनकी कमजोरियों पे काम करे, बच्चों को किस चीज की नीड है उस नीड को पूरा करके रखे, क्लास में एक सेफ एनवायरनमेंट बना के रखे, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बना के रखे। ठीक। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर आपने बोला कि मैं रीडिंग को बच्चों में डेवलपमेंट करने के लिए पहले मतलब बच्चों को पढ़ाऊंगा फिर घर से बोलूंगा लर्न करने के लिए। क्या इतने में सभी बच्चे रीडिंग में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे? नहीं मैम, इतने में सभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल नीड की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है, तो मैं उन बच्चों को फाइंड आउट करूंगा कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, फिर मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा। कोई एक्टिविटी भी प्लान करेंगे सर? जी मैम, मैं एक एक्टिविटी ऐसी प्लान करूंगा, जैसे कि मैं बोर्ड पे एक बच्चे को खड़ा कर दूंगा और मैं उस एक बच्चे से बोलूंगा कि बेटा इसकी ना पीठ पे एक वर्ण बनाओ, जैसे कि वो बनाएगा का। तो मैं उस बच्चे से पूछूंगा कि आपको कौन सा वर्ण महसूस हुआ है, तो वो बच्चा बोलेगा कि मेरे को क महसूस हुआ है, तो वो बोर्ड पे लिखेगा। इस तरह की मैं एक्टिविटी करवाऊंगा और वर्णों को मिला के अक्षर लेकिन सर बनाऊंगा। उनको तो फिर रीड ही करना नहीं आता, तो वो ये कैसे बताएंगे कि कब महसूस हुआ है? मैम डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी क्लास का है। अगर फर्स्ट क्लास का है तो उसको मैं वर्ण करवाऊंगा, अगर बच्चा सेकंड थर्ड क्लास का है तो मैं उसको अक्षर बनवाऊंगा। सर क्लास से पहले शायद मतलब अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो फोनिक्स वगैरह ये सब सिखाए जाते हैं रीडिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए। अगर मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाऊंगा तो उसमें सबसे पहले मैं बच्चों को अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा। ये सर आप एक स्टूडेंट का कैसे पता लगाएंगे कि वो क्रिएटिव है और उसको कैसे डेवलपमेंट करेंगे? अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में कौन सा बच्चा क्रिएटिव है और उसकी क्रिएटिविटी को और कैसे डेवलप किया जाएगा,
सबसे पहले हमारे केवीएस में एक आनंदवार बनाया जाता है जिसे हम फंडे भी बोलते हैं। उसमें मुझे ये देखने को मिलता है कि किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है, किस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है। श्याम सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम। श्याम सर, जी लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस है? मैम इसका ना मेरे को कंफर्म नहीं पता, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, सॉरी। लेकिन मैं इसका आंसर जानना चाहूंगा मैम। लेटर तो जैसे सब वो होते हैं सर, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर, और अल्फाबेट भी होते हैं, जैसे सर हम कोई वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं सर, वो अल्फाबेट होते हैं। मैम इनके एग्जांपल एक दे दोगे दोनों के? जैसे सर बच्चों को, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे। जैसे सर हम सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, ऐसे वर्ड्स बनाते हैं सर, उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं। थैंक यू मैम। अल्फाबेट का सेट होता है सर, जैसे मैम अल्फाबेट तो उसको बोलते हैं ना, ग्रुप ए से लेके जेड तक सारे ही लेटर हैं, इंग्लिश और लेकिन अल्फाबेट अगर फॉर्मेट में है तो अल्फाबेट है। हाँ सारे लेटर आ गए अल्फाबेट में। सारे ही लेटर होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को इंडिविजुअली सारे ही अल्फाबेट लेटर हैं, लेकिन ए से लेके जेड तक अगर एक फॉर्मेट में है तो वो अल्फाबेट है, जैसे हिंदी में वर्णमाला है। हाँ जी वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट। अल्फाबेट एक होता है, अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट और अल्फाबेट अलग अलग है। अल्फाबेट ओनली अल्फाबेट सिंगल लेटर, एंड अल्फाबेट A to Z लेटर्स। अमन आप हो लाइन पे हो? जैसे सर ये बोला ठीक रहेगा, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। अमन लाइन पे हो आप? सर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? मैम मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है और डिप्लोमा किया है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में किया आपने? ग्रेजुएशन में मेरे पास सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बस यही थे मैम। तो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है आप उसको क्लास में किस तरीके से यूज करेंगे, एग्जाम्पल दीजिए। मैम मैं पॉलिटिकल साइंस की अपनी इस नॉलेज को बच्चों से कुछ इस तरह से शेयर करूंगा, जैसे मैं बच्चों को बताऊंगा कि पॉलिटिकल, जैसे कुछ पॉलिटिकल इशू बता दिए कि बेटा आपने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे मिलके बनती है, जो हमारे लीडर होते हैं, लीडर का काम क्या होता है, लीडर को कैसे चुना जाता है, हमारी जो सरकार है वो कैसी सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे चुना जाता है, इसमें क्या होता है, इन सब के बारे में बच्चों को बताऊंगा। तो आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, उसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसमें से एक प्रिंसिपल था कि हमें बच्चों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना है, तो आप उनको कैसे डेवलप करेंगे? सॉरी मैम, मैं इस बारे में पढ़ूंगा। श्याम सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से सर। जी, जैसे कि आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, जी। तो कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1199 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, लेकिन पूरा आंसर नहीं है अभी। सर पूरा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी जो उसका दामाद था इल्तुतमिश, इसने इसको पूरा करवाया था। यस। ठीक है। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट, क्या नाम है उनका?
अमन हो लाइन पे हो? नहीं। वर्षा, वर्षा कौन सी मैं अभी बताता हूँ। दोनों वर्षा अगर हैं तो वर्षा फर्स्ट। यस सर। कैमरा ऑन करो बेटा। सर बाहर हूँ अभी। तो कैमरा ऑन कितनी देर में कर सकते हो? 10-15 मिनट सर। ठीक है, मैं आपको 10-15 मिनट देता हूँ, ठीक है। ओके सर। कविता जांगड़ा। यस सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप केवीएस की कोई 5 क्वालिटीज बताएंगे? हेलो। KVS sir is like a mini India. भारत में जो भी विविधताएं पाई जाती हैं वो KVS के स्कूल के अंदर देखी जा सकती हैं। यहाँ हर टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो मिलते हैं, धर्म से रिलेटेड, कास्ट से और अलग अलग स्टेट से। वहाँ के जो खान पान है उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। वहाँ से वहाँ जो रहते हैं वो क्या रहन सहन, संस्कृति, उनके फेस्टिवल, तौर तरीके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें आप व्यंजन को एक बार सुना सकते हैं बोल के, जैसे क ख ग पूरा सुना सकते हैं थोड़ा 3-4 लाइनें? यस मैम। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द बस ध य। ये 3 इसमें ना कंफ्यूजन होती है यहाँ जहाँ, तब पूछ रही थी। ये क्रय वाली लाइन के अंदर आता है, उसको अंग बोलेंगे। उसके बाद जय और झ के बाद आता है उसको य बोलेंगे। और ट ठ ड ढ है उसके बाद उसको अण बोलेंगे मैम। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी क्लास में डेली ओके ज्योति मैम आप पूछ लो। मैम एनसीएफ के बारे में बताइए, क्यों क्या की इम्पोर्टेंस है? मैम क्लास में बच्चों को एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन क्यों किया जाता है? बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को जांचने के लिए मैम, कि बच्चे जो भी हम सिखाना चाहते हैं क्या बच्चे ने वो ग्रहण किया या नहीं किया, उसमें कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए हम बच्चे का इवेल्युएशन किया करते हैं। और जहाँ भी बच्चे की जो भी मतलब कठिनाइयां आती हैं, जहाँ पे बच्चा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, हम उसके लिए आगे रणनीति बनाते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं। मैम TLO का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग आउटकम। ऑब्जेक्ट साइड आउटकम। टीचिंग लर्निंग आउटकम। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। मैम आप कुछ तरीके बता सकते मैम हैं? एनसीएफ की इम्पोर्टेंस बता दीजिए। निधि मैम, TLO का की फुल फॉर्म टारगेटेड लर्निंग आउटकम नहीं होते? नहीं, मैंने तो पढ़ा टीचिंग लर्निंग आउटकम, और सर्च कर लूंगी। तुमने ये पढ़ा है क्या? मैम टारगेटेड ही पढ़ा है मैंने भी। हाँ टारगेट होता है। हो सकता है यही हो। और देख टारगेटेड होता है मैम, टारगेटेड आउटकम। कविता मैम गुड इवनिंग। आप अपनी Good कुछ evening, स्ट्रेंथ्स बताइए मुझे। क्या मैम? स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बताइए। Okay. I'm motivated, hardworking, patient, and good communicator. And hard to say no.
ये आपकी स्ट्रेंथ है? Yes, Hard to ma'am. say no. Yes, ma'am. Okay, nice. Thank you. मैम असेसमेंट करने के कुछ तरीके बता दीजिए प्राइमरी क्लासेस में। असेसमेंट मैम, जैसे हम बच्चों को कोई कंसेप्ट बताते हैं तो असेसमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे को ये भी ना पता चले कि मैम हमें जांच रहे हैं या सर हमें हमारी कमजोरियों का पता लगा रहे हैं प्ले वे मेथड से। जैसे हम कोई भी कंसेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों से एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों के ज्ञान को परख लेना चाहिए कि बच्चे ने कितना जाना है और कितना इसको जानना बाकी है। देन उसके थ्रू हमें अपना अगला प्लान है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैम आपने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा है? मैम सूक्ष्म शिक्षण, हाँ, उसमें जो सबसे लंबा स्टेप होता है जिसमें सबसे ज्यादा मिनट्स लगते हैं, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? सॉरी मैम, आई एम नॉट रिकॉल इट प्रेजेंट टाइम। ओके मैम। मैम आप मुझे बताना चाहेंगे? यस मैम, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट होता है टीचिंग सेशन जो 6 मिनट्स का होता है। उसके बाद फीडबैक सेशन होता है, वो भी 6 मिनट्स का होता है। फिर हम रीप्लान करते हैं, वो सबसे लंबा सेशन होता है जिस पर हम 12 मिनट्स स्पेंड करते हैं। उसके बाद रीटीचिंग प्लानिंग होती है जो कि 6 मिनट्स की होती है। फिर फीडबैक होता है, वो भी 6 मिनट्स का होता है। टोटल पूरा माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस 36 मिनट्स का होता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कब से माना जाता है कि इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? मैम रिपीट करेंगे एक बार, क्या बोल रही हो? मैम हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सभी को एजुकेशन देना है हमें, ठीक है? तो ये कब से इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सॉरी मैम, फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं इस पे वर्क करूंगी। ये 2002 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, वहाँ पे इसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था। मैम मुझे लगता है इससे पहले 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें भी ये बात कही गई थी। यस मैम, उसमें भी ये बात कही गई थी, लेकिन जो एक तरीके से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट में आया था ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर किया था, मतलब बात इससे पहले हो चुकी थी इस बारे में। यस मैम। यस मैम। मैम इसमें एज लिमिट भी रखी गई थी 6 से 14। यस सर। आई थिंक इसमें एक एज लिमिट रखी गई थी कि इतने 6 से 14 ईयर के बच्चों को हमें शिक्षा देना कंपल्सरी होगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको बताया गया इसमें, और जो 4th क्लास की ईवीएस की बुक है इसमें भी ये बात मेंशन की गई है। सुनील, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑफ करो, ऑन करो, अदरवाइज ऑफ कर रखो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट अ केवी टीचर? आप केवी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज मैम मेरे अंकल थे वो फौजी थे, और मेरे पापा थे जो वो नौकरी नहीं लग सके थे, तो पापा थे वो फार्मर थे। जब वो बच्चे आते थे हमें उनके, वो जहाँ केवी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके स्कूल के जो भी एक्सपीरियंस होते थे वो हमें बताते थे। देन मैंने वहां से अपना प्लान कर लिया था कि मैं पढ़ तो नहीं सकी केवीएस में, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं केवीएस ज्वाइन करके पढ़ाऊंगी जरूर, इसलिए मैंने केवीएस को सुना। मतलब मैम आपने दूसरे मतलब किसी को देखा उससे इंस्पायर हुई तब आपने डिसाइड किया? अगर मान लिया कि आप अगर वो नहीं बताते तो आप मतलब आपको पढ़ाने की इच्छा है, या मतलब किसी को देख के आप सोचती हैं कि मैं भी केवी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ? हम रिपीट करें एक बार।
मैम मैंने कहा आपने बताया मेरे अंकल थे वो आए तो मैंने ऐसे ऐसे देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं केवी टीचर होंगी, लेकिन अपने अंदर की वो नहीं होती है, अंदर सेटिस्फेक्शन मतलब कि आंतरिक आवाज आती है कि नहीं मुझे यही करना है, वो वाली फीलिंग है कि मतलब किसी को देख करके। यस मैम, हमारे टीचर थे 11th क्लास में, हमें हिंदी पढ़ाते थे, तो हमें बहुत अच्छे से मतलब टीचिंग उसका मेथड था वो बहुत बढ़िया था। वहां से मुझे लगा कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है। देन उसके बाद मैंने डीएलएड किया और अपनी जो भी स्टडी है वो जारी की, और टीचिंग के अलावा मैंने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, और मैं टीचिंग लाइन में आ रही हूँ। मैम आपने बच्चों को पढ़ाया है? यस मैम, मैं घर पे पढ़ाती हूँ बच्चों को, और आस पड़ोस में जो भी बच्चे होते हैं उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। मैम मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि आरटी 2009 को लेकर ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आया था और कब आया था? सॉरी सर, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं ये 86 अमेंडमेंट संशोधन आया था 2002 में। यस सर। ठीक है, चलो हो गया। सुनील चौहान नेक्स्ट कैंडिडेट है, सुनील चौहान। आरजू इसके बाद रेडी रहना, आपका नंबर है। सर मेरा करवा दीजिए क्योंकि मेरे ना फोन पे यहाँ पे। हाँ अमन आपका ठीक है, अभी आरजू से पहले अमन का होगा, फिर आरजू करा देंगे, किसी का टेंशन। ऑडिबल हूं मैं? हाँ ऑडिबल हो बेटा। सुनील के बात करते हैं। हाँ जी सुनील चौहान लाइन पे हैं, पिन कर लो इनकी वीडियो सब लोग। Good evening, Sunil sir. Sir, why you want to become a KV teacher? मैम इसका तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता है। वैसे केवी टीचर कोई क्यों बनना चाहता है, प्रोफेशन ये टीचर का प्रोफेशन ऐसा है कि बच्चों को शिक्षा देने का। टीचर को बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल लेना किसी भी अच्छे टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैं केवी टीचर बनना चाहता हूँ। यार ये क्या सर पर टीचर तो आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में भी बन सकते हैं। सुनील एक सेकंड, शीतल मैं पकड़ता हूँ इनको। सुनील यस सर। आपने कहा कि एक टीचर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना है, तो मैंने सोचा कि केवीएस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर लें, यही बोला है आपने आंसर? यानी कोई खास वजह नहीं है आपके पास केवीएस ज्वाइन करने की? सर मैं अभी क्वेश्चन का जवाब तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह आरटी पढ़ने लगा, और मैं इसके बाद मैं डेमो पढ़ूंगा और थोड़ा सा एमकॉम पढ़ने लगा। केवीएस कुछ मैं क्वेश्चन मैं तैयार नहीं कर पाया एक्चुअली, सच बताऊं तो। चलो खैर, चलो कंटिन्यू करो बाकी बच्चों, लेकिन ये आंसर नहीं दे सकते आप जो आपने आंसर दिया, ठीक है? सुनील सर, आप 1st to 5th कौन सी क्लास में पढ़ाना पसंद करेंगे? मैम आई ready 1 to class, all class 1 to 5 primary level. Okay, that's a good thing, but I'm asking you, तो आप बताइए कि आप किस क्लास को प्रेफरेंस देंगे? मैम क्लास फर्स्ट को ज्यादा प्रेफर दूंगा क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे जो हैं बहुत मतलब फिफ्थ के कंपैरिजन थोड़े छोटे होते हैं, और मतलब वो मतलब प्यार से समझाए भी जा सकते हैं, और हैंडल करना हमको थोड़ा सा टफ भी होता है, और चैलेंजिंग जॉब या फेस करना मेरा मोटिव भी रहा है। तो क्लास 1 मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो आपने कहा कि आपको चैलेंजेस पसंद है और आपने फेस किया, तो एक एग्जांपल मुझे दीजिए कि आपको कोई चैलेंज आया और आपने उसे अच्छे से डील किया। मेरे घर में है वो किसी से मतलब उतना मतलब डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि मेरी दीदी से भी डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, मेरे मम्मी पापा से भी नहीं रहते हैं। तो वो मुझसे ही अगर मैं उनको डांट दूं तो शांति से पढ़ने भी लगेंगे। मैं उनको समय समय पर मतलब प्यार भी करता हूँ, हर तरह से मैं उनको फेस कर लेता हूँ। ओके सर क्या बच्चों को डांटना सही है?
मैम वैसे ये निगेटिव सेंस में जाता है, लेकिन डांटने का मतलब बिल्कुल उसका बिल्कुल इतना मत डांट दो बिल्कुल नर्वस हो जाए या रोने लगे या मम्मी को याद करने लगे या पापा को याद करने लगे। मतलब डांटना मतलब भी कि प्यार से क्या समझा सकते हैं, और प्यार से समझाना भी कोई खास डांटना तो हो नहीं सकता है। सर आपने बोला कि मैं उसको डांटता हूँ तो वो पढ़ने लगता है, तो क्या आप क्लास में भी यही फिलोसफी अपनाएंगे? नो मैम। तो फिर आपने ये बोल कैसे दिया? नेगेटिव पॉइंट है, सॉरी मैम। ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सर होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट के एक टर्म है, तो आप क्या उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? होलिस्टिक क्या है? डेवलपमेंट मैंने आज ही पढ़ा था, याद नहीं आ रहा इस टाइम कहाँ पढ़ा है। सॉरी मैम, इसका आंसर नहीं पता है। Sunil sir, what is the meaning of your name? मैम सुनील नाम का मतलब रत्न होता है शायद, आई थिंक। याद नहीं कर पाया मैं। आप कौन से रत्न हो? 9 रत्न हो? कोई से भी रत्न नहीं हो? कहाँ रत्न है सर, जो कहाँ मिलेगी। अगर आप रत्न नहीं हो तो फिर हम आपको रखेंगे क्यों, अगर आपके अंदर रत्न वाली क्वालिटी नहीं है? सर 2-4 दिन में तैयारी कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप थोड़ा सा तैयारी कंप्लीट नहीं हुई मेरी। यार तुम घबरा क्यों जाते हो मेरे क्वेश्चन आते ही? आपको क्यों लगता है कि मैं आज मैं तैयारी में खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ किसी क्वेश्चन के जवाब देने के नहीं, लिए। पहले देखो सेटिस्फाई हो ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखो ना बताने का। ये सिचुएशन बेस में भी आप कौन सी तैयारी करोगे? नवरत्न के लिए भी कोई तैयारी है क्या? तेल खरीद के लाओगे क्या नवरत्न का? बताओ। आपको बोलना चाहिए ऑफ कोर्स सर, मैं नवरत्न तो नहीं लेकिन रत्न बनने की कोशिश करूंगा, मैं प्रयासरत हूँ। मैं बच्चों को भी रत्न बनाऊंगा और खुद भी अपने अंदर ऐसी प्रतिभा रखूंगा कि मुझे रत्न कहा जाए। कुछ बताओ ना, कुछ ऐसी चीज प्रॉमिसिंग से अपने कुछ ऐसी वर्ड्स बोलो, कुछ ऐसी चीजें बताओ जो आपकी पूरी स्टेटमेंट में नजर आए। ठीक है, चलो। नेक्स्ट कैंडिडेट है अमन चोपड़ा। कचौरी सर। चलो कचौरी मान लो। चलो भाई, अमन की आवाज काफी देर गुड में आई है, इवनिंग अमन सर। इनको अच्छे से गुड इवनिंग सर। अपने हॉबीज के बारे में बताइए कुछ। सिंगिंग। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा तेज। अभी ठीक है सर, सर। अभी अच्छे से, हाँ ऐसे करके एकदम पास में माइक रखो। ऑफ कर लीजिए सर, माइक ऑफ। हाँ जी जी जी। हाँ ठीक है सर। हाँ Sir, I used to play badminton and I love singing and sometimes I walk 5 minutes for a बाकी day या 10 बच्चे हैं ना, daily sir. प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन पूछना हो तब आप माइक ऑन करके पूछना, ठीक है? अरे मैं तो बोले जा रहा हूँ। बाकी बच्चे हैं ना, सर आप अपना सुन पा माइक रहे ऑफ हैं कर लो, जब क्वेश्चन पूछना हो तब बैडमिंटन माइक का जो ऑन कर कोर्ट लेना। होता है उसकी हाइट कितनी होती है ग्राउंड से? सर उसकी लेंथ होती है सर, हाइट कद होता है जो कि ऊपर से ऊंचा होता है, उसकी लेंथ होती है सर 44 फीट होती है सर, और उसकी विड्थ होती है सर 20 फीट सर, डबल्स के लिए। आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो बैडमिंटन का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है? और आप बच्चों में बैडमिंटन के लिए कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अपने बच्चों में? 2 क्वेश्चन है, दोनों बता दीजिए। सर मैं पूर्णतः इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई डिसएग्रीड समवेयर सर, क्योंकि सर जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था इन 2016 सर, जब उसका स्तर काफी नीचे था, जब से अब तक देखा जाए सर काफी बड़ा है। जब चुनिंदा ही प्लेयर्स थे जो हमारे यहाँ से जाते थे, कश्यप हो गए,
किडाम्बी श्रीकांत हो गए, अब लक्ष्य सेन हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और हाँ, एक ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि इस गेम में हमारे यहाँ से सबसे पहले लड़कियों ने ही अपने आप को ओलंपिक्स लेवल पर मेडल जीत कर लाना शुरू किया था सर। तो एक सबसे प्लस पॉइंट यही है सर इस गेम में। अमन सर, अभी एशियन गेम्स हुए थे, क्या आप बता सकते हैं कहाँ पे हुए थे? नहीं, चाइना में। ओके सर, और सर वहाँ पे बैडमिंटन में जो मेडल्स आए थे, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के लिए आए थे? बैडमिंटन चाइना में। ओके सर, एशियन गेम में इंडिया किस पोजीशन पे था? मैं आई गेस में ओके। सेकंड में। थर्ड था सर। फोर्थ थर्ड था हमें फोर्थ था, ऐसे था। और कितने मेडल थे उनके इंडिया के? सॉरी मैम, अगेन आई हैव टू गेस मैम। एक से पाँच थे। अमन सर मेरा क्वेश्चन ये और था कि आप बच्चों में, छोटे बच्चों में स्पेशली बैडमिंटन के लिए कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि वो भी बच्चे बैडमिंटन खेलें? जी सर सबसे पहले मैं उससे उन्हें कोर्ट दिखाना चाहूंगा सर, बाहर लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि आउटडोर गेम है, क्योंकि इंडोर खेला जाता है पर इसको खेलने के लिए पहले आउटडोर ही जाया जाता है। इसका एक प्रॉपर स्टेडियम होता है, मैं उन्हें पहले उससे अवगत कराना चाहूंगा। और जब सर वो उसके जानने के लिए, क्योंकि बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु होती है, वो मेरे से खुद ही पूछेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ वो मेरे से खुद ही पूछेंगे सर, और खुद ही इस खेल को खेलने के लिए इच्छुक होंगे। तो मैं समझता हूँ सर वो खुद ही मेरे से जानना चाहेंगे, और वो खुद ही खोजी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, तो सर वो खुद ही ढूंढना शुरू करेंगे, और उस चीज में मैं उन्हें फैसिलिटेट करूंगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा सर। अमन सर, आप खुद को दूसरों से बेहतर टीचर कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैं टूल्स यूज करता हूँ सिखाने के लिए, और बच्चे की मूल प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है वो मुझे बाकी टीचर से अलग बनाती है। बाकी टीचर टूल्स यूज नहीं करते? डेफिनेटली, पर माय टूल्स आर डिफरेंट सर। सर क्या एग्जांपल टूल्स बताइए। यूज करते हैं आप? अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक वाक्य बताना चाहूँ, जो एक बच्चा था जिसे जब मैंने अपने ट्रेनिंग टाइम में पढ़ाया था, वो बहुत ज्यादा वीक था। उसको अगर हम कुछ एक सेंटेंस भी बोले कि वहां से बच्चे पेंसिल उठा के लाओ, तो वो या तो हेजिटेट होता था, वो समझ ही नहीं पाता था, वो रेस्पॉन्स भी बहुत कम करता था, और वो अपने में ही गुमसुम रहता था। फिर मैंने जब उसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो उसको कोई ऐसी डिसीज भी नहीं थी जिससे वो ग्रस्त हो सर। तो मैं उसके घर जाने लगा, थोड़े टाइम गया, ये प्रोसेस बस 10 दिन की थी, ज्यादा दिन की नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि धीरे धीरे जो उसके साथ 6 या 7 घंटे बिताते हैं, उनसे वो घुलने मिलने लगता है। ज्यादा टाइम अगर वो 2 या 1 घंटे जो जिस किसी टीचर या किसी भी पर्सन के साथ वो बिताता है, उनसे वो दूरी बनाए रखता है। ये उसकी प्रवृत्ति थी सर। तो मुझे ये पता लगा कि उसके साथ बैठ करके कि ज्यादा से ज्यादा समय जब मैं इसके साथ बिताऊंगा, तो ये खुद ही रेस्पॉन्स करना शुरू करेगा। बट सर, एज अ टीचर तो आप ही सबसे ज्यादा रोगे ना अपने बच्चे के साथ। अमन एक सेकंड, आरजू अभी आपका आंसर करवाता हूँ। अमन मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी सर। जब भी आप कोई आंसर करो, थोड़ा रिलैक्स फील करो, फेस पे थोड़े से अच्छे एक्सप्रेशंस दो, ठीक है? थोड़ी क्लोजनेस की फील आ रही है, तो थोड़ा सा फ्री फील करो, ठीक है? और रिलैक्स फील करते हुए अप्रोप्रिएट आप मैनर में आंसर करने की कोशिश करो। टेंस लग रहा है अमन सर। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन में बैठे हो, अभी बम नीचे टाइम बम लगाया होगा, अभी हाँ टाइमर सर, स्टार्ट हो गया। आपने पकड़ लिया मुझे। असल में मैं लाइब्रेरी में हूँ, और यहाँ मुझे कोई टोक नहीं थी मेरी आवाज से, बस इसलिए मैं थोड़ा सा दबी हाँ, आवाज में बात तो कर रहा हूँ। या तो हमने टाइम गलत सेट किया है, या आपने लाइब्रेरी टाइम गलत सेट किया है। लेंथी क्लासेस होती हैं, डाटा होता नहीं, तो सर नहीं पढ़ा यहाँ पर।
हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का ना, क्योंकि मज़ा तो तब है ना जब आप खुल करके परफॉर्म करो। ठीक है। ठीक है सर, आप मैं अच्छी सी बात करूँगा, कोई नहीं सर, वहाँ पे भी सब बैठे होंगे। ठीक जी सर। सर आरजू का क्वेश्चन आंसर कर दो जो फटाफट। मैंने आरजू ने क्वेश्चन पूछा था एक। आरजू रिपीट कर दो। सर एज ए टीचर तो आप बच्चे के साथ ज्यादा ही रहेंगे ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर आप रह भी रहे हो तो आपका एक टाइम पीरियड होगा, आप 7 आवर्स तो बच्चे को नहीं दे सकते ना। हाँ मैम, आपके सवाल में मेरा जवाब है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होगा, एक निर्धारित समय होगा, उसके लिए मुझे उसके उसके पास और करीब जाना होगा, घर पर जाना होगा, उसको और जानना होगा। अगर इतनी बड़ी किसी के साथ समस्या है तो मैं बिल्कुल उस स्तर पर जाने के लिए तैयार हूँ। इतना तो मैं सोच करके आऊँगा। अमन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरे लेफ्टिनेंट? यार, यहाँ सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई बढ़िया ठोस रीजन बताओ। सर आपकी आवाज़ कटी थी अभी, आई नहीं सर। अमन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्टिनेंट? हेलो। नहीं, सत्येंद्र सर की आवाज़ कटी थी सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए, ओके, आपने क्या बोला था? हो गया सर मेरा क्वेश्चन, थैंक यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्टिनेंट? सिस्टम करने के मीनिंग ऑफ लिए हाँ, चंद्रपाल सर का दीजिए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूटिनेंट? सर इट इज द कमीशन पोस्ट ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस। सॉरी सर, स्पेलिंग बताइए। अच्छा ओके, स्पेलिंग LIEUTINEANT। रॉन्ग हो गया सर। सॉरी सर। एल आई ओके ई सर, मैं यू रिपीट टी कर LIEUTINEANT। टी ई एन ए एन टी। TENENT। ओके। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट कैंडिडेट है आरजू चौधरी। हाँ जी सर। रेडी हो? चलो पहला क्वेश्चन मैं ही पूछता हूँ आपसे। यस सर। सर मेरा हो गया सर। ओके। एज ए टीचर आप क्या हो, मतलब बच्चों के लिए आप क्या भूमिका रखते हो, या बच्चों के मन में जो पिक्चर बनती है आपको लेकर के, वो क्या पिक्चर है? सर मेरा यही रहेगा कि बच्चे मुझे ऐसा रोल मॉडल लेके चले, क्योंकि मैं उनके सामने अपना इस तरीके से प्रेजेंट करूंगी कि बच्चे चाहे कि हम टीचर की तरह बने, तो एक तरीके से वो रोल क्या हो मॉडल की आप? तरह मुझे देखें। आप क्या हो? सर समझ नहीं पा रही मैं, क्या बोलना आप चाह रहे कह हो? रहे हो ना कि बच्चे मुझे देखें और मेरी तरह बनना चाहें, तो आप हो क्या? यस सर। सर जैसे कि कुछ भी करती हूँ ना क्लास, जैसे कुछ भी क्लास में करूंगी तो जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगी उसकी वजह से बच्चों को लगेगा कि शायद हमें टीचर्स की तरह, जैसे पंचुअल है टीचर, या फिर टीचर अच्छी तरीके से हमसे डील कर रही है, हमें लोगों से अच्छी तरीके से बात करना है। टीचर आती है तो सामने जैसे कि गार्ड खड़े होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये होता है सर कि जैसे प्रिंसिपल है उन्हें सभी ग्रीट करेंगे, बट अगर एक गार्ड खड़ा हुआ है तो वहां पे आपका पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इनर पर्सनैलिटी क्या है, आप उनसे भी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो। इसे बच्चे एक तरीके से हिडन करिकुलम की तरह देख के, और बच्चों को लगेगा कि हमें भी टीचर की तरह सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, और ऐसी कुछ गुड क्वालिटीज वो चाहेंगे कि हम टीचर की फॉलो करें। किसी बच्चे के अंदर मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों में से क्या चीज़ पहले डेवलप होती है? सर पहले इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहले इंटरेस्ट डेवलप का? आर यू श्योर? नो सर, पहले हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसके बाद बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब सॉरी इंटरेस्ट ही नहीं है तो मोटिवेट कैसे करेंगे हम?
Sorry, sir. क्या सॉरी? Can we please move to the next question? नहीं पता? नहीं, जानना मैं नहीं आपसे लूंगी इसका आंसर। जानना नहीं चाहोगे कि क्या आंसर होगा? यस सर, गैस करना चाहूंगी। सर प्लीज आप मुझे 5 से 6 सेकंड्स दें। कोई बच्चा आंसर करना चाहता है? सारे के चक्कर में जो पड़ गया हो गया। कोई बच्चा आंसर करना चाहता है? So first we develop interest. ठीक है। सर क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा वो पढ़ेगा और उससे उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। करेक्ट? आपको पता है मैं नहीं, फंसाने सही में time wrong. एक्सपर्ट हूँ बेटा, मैं फंसा लेता हूँ जल्दी से। पहले मोटिव सर आएगा मुझे फिर लग रहा है इंटरेस्ट। ना एक दूसरे के ये ना कॉम्प्लीमेंट्री है। मोटिवेशन से इंटरेस्ट मोटिवेशन तो हम दोनों को अलग तरीके से नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 1% भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। पहले एक ही चीज डेवलप मैं होगी करूँ सर तब इसका दूसरी आंसर? चीज डेवलप होगी। सर मैं जैसे करूँ क्या सर इसका हम कोई आंसर? स्टोरी सुना रहे हैं मोटिवेशन वाली, तो सर मैं इसे नोट स्टोरी कर से लूं कभी बच्चे मैं को भूल जाऊं। इंटरेस्ट पैदा होगा सर। क्या बोला आपने पिंकी? जैसे सर हम बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं कोई मोटिवेशन वाली, तो जिससे स्टोरी सुन के बच्चा इंटरेस्ट भी पैदा करेगा सर साथ के साथ। अच्छा, आप पहले कैमरा ऑन करो बेटा, मैंने आपको देखा नहीं है आज तक। कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक है। जैसे सर हम बच्चे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं सर। नेक्स्ट नंबर आपका ही है, ठीक है, आरजू के बाद, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है। सर मैं करूँ क्या इसका आंसर? हाँ आंसर करो। सर करूँ सर मैं? हम्म। सर जैसे अभी आरजू मैम ने कहा कि बच्चे उनकी तरह बनना चाहेंगे, तो पहले उनका मोटिव होगा आरजू मैम की तरह बनना। तो पहले वो मोटिवेट वो वहीं हो गए, अब वो मैम में इंटरेस्ट लेंगे कि मैम और क्या क्या करती हैं। तो फिर उससे सर वो इंटरेस्ट जनरेट होगा और वो उनकी तरह मोटिव मतलब एम होगा लास्ट पहुंचना। इंटरेस्ट उसके पहुंचने का रास्ता है सर। चलो मैं आंसर कर देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वैसे आंसर कर देता हूँ। बिल्कुल सही है, अमन जो कह रहे हैं वही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको 2-3, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। देखो हम लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं, सबसे पहले इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसके बाद ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन नीचे गिर जाएगा, ये मेरे पास नीचे गिर गया, अब मैं इसको उठाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब किसी पर्सन की लाइफ में, किसी बच्चे की लाइफ में मोटिवेशन और इंटरेस्ट पहले कैसे आता है, मैं उसकी बात करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है, या क्रिकेट खेलना सुनील चाहता सर अपना माइक बंद कर सॉरी लीजिए। सर सॉरी सर प्लीज सुनील सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आपको ऊपर रखते हैं उसको अभी सर। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, किसको देख के किया स्टार्ट? उसने किसी को तो देखा होगा, उसने किसी के साथ तो उसने ऐसा फील किया होगा कि यार ये भी कोई चीज़ है। तो सबसे पहले उसने देखी जो चीज़, उसके बाद उसका खेलने का मन किया। जैसे सचिन की बात कर लेते हैं, सचिन ने सबसे पहले क्रिकेट देखा होगा, दैट मीन्स वो इंस्पायर होगा क्रिकेट से, इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ होगा। जब उसने खेला उसको मज़ा आने लगा, जब मज़ा आया तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले, किसी भी टास्क के अंदर एंटर होने से पहले उसको देख करके या किसी से इंस्पायर हो करके, यानी हमारे अंदर कोई ना कोई मोटिवेशन आती है, तब जा करके हम उसको परफॉर्म करते हैं। और जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तब धीरे धीरे करके हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इंटरेस्ट बहुत टाइम बाद डेवलप होता है। ठीक है, हो सकता है कि 2-4 बार करके हम छोड़ दें, क्या पता उसके अंदर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बच्चे को मैथ्स कराना स्टार्ट किया, बच्चे ने करना भी स्टार्ट किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो उसने छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट वहां पे लूज हो गया। तो इंटरेस्ट को बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और मोटिवेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन ना करते हो, आरजू को आगे कंटिन्यू करो। सर बस एक बार। ओके सर, नाउ आरजू मैम आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप अपने नाम का मीनिंग मुझे बता दीजिए। मैम मेरे नाम का मीनिंग है डिजायर एंड एस्पिरेशन। तो आपकी कोई मतलब ऐसी कोई डिजायर है जो आप हमें बताना चाहेंगी? मैम अभी मेरी डिजायर एट प्रेजेंट यही है कि मैं केवीएस में अच्छे से इंटरव्यू दूं और सिलेक्ट हो जाऊं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट नहीं होती है तो?
सर देखिए मैम, अगर हम कोई भी चीज करते हैं उसमें हमें दो ही चीजें मिलती है, या तो हमें फेलियर, या तो हमें लर्न करने के लिए कुछ मिलेगा, या फिर हम विन कर जाएंगे उस चीज को। तो अगर मैं यहाँ पे विन कर जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, बट अगर मैं यहाँ पे नहीं मैं इसमें सिलेक्ट हो पाती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न जरूर करूंगी, जिसके बाद अगेन मैं दोबारा अपनी मिस्टेक्स